पिछले 2 सालों में पाकिस्तान में गुर्दे के मरीज़ों की मैनेजमेंट करते-करते मुझे आइडिया हुआ है कि बेसिकली पाकिस्तान में 2 तरह के गुर्दे के मरीज़ हैं। एक वो हैं जो आखिरी स्टेज तक अपने गुर्दे के मर्ज़ और अपनी सेहत की परवाह ही नहीं करते और फटाफट ही डायलिसिस पर पहुँच जाते हैं। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है जो कि अपने गुर्दे के मर्ज़ की केयर करना चाहता है, उसको अच्छा लेके चलना चाहता है, वो भी कन्फ्यूज़ है कि गुर्दे के मर्ज़ की मैनेजमेंट में एक्चुअली असल पावरफुल पार्ट है कौन-सा? वो अपने गुर्दे के मर्ज़ की प्रिस्क्रिप्शन को अभी तक अच्छी तरह समझ ही नहीं सके। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़िका फ्रॉम एक्सपर्ट कांसर क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। जब हम गुर्दे के मर्ज़ की मैनेजमेंट करते हैं तो कुछ मरीज़ दवाइयों को बिल्कुल इम्पोर्टेंस ही नहीं देते और कुछ मरीज़ समझते हैं कि दवाइयाँ ही सब कुछ हैं। ये दोनों मरीज़ ही गलत हैं। दवाइयों की अपनी बहुत अहमियत है, लेकिन दवाइयाँ आपके नेफ्रोलॉजी प्रिस्क्रिप्शन का, आपके गुर्दे के मर्ज़ की मैनेजमेंट का सबसे पावरफुल हिस्सा नहीं है। गुर्दे के मर्ज़ की दवाइयों के बारे में या किसी भी मर्ज़ की दवाई के बारे में आपने एक बेसिक चीज़ याद रखनी है कि जो मेन दवाई होती है, इवन एलोपैथी की हो, होम्योपैथी की हो या हकीम की हो। अब यहाँ पे मैं होम्योपैथिक और हिकमत को एंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बेसिक मैकेनिज़्म बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी अद्वियात ज़्यादातर ये काम करती हैं कि जो मर्ज़ की वजह से जिस्म में एब्नॉर्मैलिटीज़ हो चुकी हैं, जो साइकिल ख़राब हो चुके हैं, जो उल्टी गंगा बह रही है, जो हमारी कंपनसेटरी मैकेनिज़्म हमें ज़िंदा रहने में हेल्प करती हैं, हमें सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं और साथ ही साथ बॉडी को डैमेज कर रही होती हैं। ये सारी अद्वियात उन मैकेनिज़म्स पर, उन साइकिल्स पर जाके डका लगाती हैं, उनको ब्लॉक करने की कोशिश करती हैं, जो बहुत ही ख़राब साइकिल शुरू हो चुके होते हैं, उनको रिवर्स करने की कोशिश करती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इनका मेन काम क्या है? गुर्दे के मर्ज़ की वजह से हमारा एक एक्सिस होता है, एक साइकिल होता है जिस्म के अंदर हार्मोन का, वो ख़राब हो चुका होता है। बेसिकली ये एक सर्वाइवल मैकेनिज़्म है जो कि गुर्दे के काम को चला के रखने के लिए एक्टिव हो जाती है। इसको हम कहते हैं रीनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रैस, और इन अद्वियात को बेसिकली हम कहते हैं रैस इनहिबिटर्स। तो समझ के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि ये एक कंपनसेटरी सर्वाइवल मैकेनिज़्म वाला साइकिल गुर्दे के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा हो चुका था और ये बॉडी को डैमेज कर रहा था। तो हम ऐसी अद्वियात देते हैं जो इस साइकिल को रिवर्स पे लेके जाएँगी या उसके इफ़ेक्ट को थोड़ा ब्लॉक करेंगी। दवाइयों का बेसिकली मेन इतना ही काम होता है और उससे फ़ायदा ये होता है कि इन एब्नॉर्मल साइकिल्स, इन एब्नॉर्मैलिटीज़ की वजह से जो डैमेज हो रहा होता है, वो कम हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है, वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। और बाज़ औक़ात ये जो अद्वियात हैं, इनका पूरे जिस्म में फ़ायदा होता है, यानी कि जैसे आप यही रैस ब्लॉकर्स लें या एसजीएलटी2 ब्लॉकर्स लें, तो ये सिर्फ़ गुर्दे पे जाके असर ही नहीं करती, बल्कि ये दिल के काम को भी बेहतर करती हैं, दिल की जो कॉम्प्लिकेशन है, उनको भी बेहतर बनाती हैं, तो हमें एक ओवरऑल फ़ायदा नज़र आता है। फिर भी इन अद्वियात की एक लिमिट है, इनको हमने ज़रूर यूज़ करना है, इनका फ़ायदा उठाना है, लेकिन इनको साथ-साथ हमने कंपनसेट करना है मैनेजमेंट के सबसे पावरफुल पार्ट के साथ, जो है लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट। आपके नेफ्रोलॉजिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन पता नहीं कैसे होता है, मेरा प्रिस्क्रिप्शन पाकिस्तानी ईएमआर में कुछ इस तरह आता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसका आखिरी और सबसे अहम सेगमेंट आखिर में होने की वजह ये है कि मरीज़ एंड में इस प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट को मिस ना कर सके। इंग्लिश में जो आपके सेंटेंस का आखिरी पार्ट होता है ना, वो सबसे स्ट्रेसफुल पार्ट होता है और हम भी जब कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो जो एंड में पार्ट आता है उस पे हम सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। इसीलिए मैंने लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट वाले पार्ट को एंड में रखा हुआ है, आखिर में रखा हुआ है, और फिर मैं मरीज़ के साथ एक लंबा चौड़ा टाइम उस सेगमेंट पे स्पेंड करता हूँ कि ये जो 5, 6, 7 चीज़ें हैं, इनको करे बगैर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते
कि दवाइयाँ कोई काम करेंगी या आपके गुर्दे के मर्ज़ की कोई बेहतरी होगी या बड़ी सिग्निफिकेंट बेहतरी होगी। अब मैं बताता हूँ कि इस लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट वाले सेगमेंट में क्या होता है और ये क्यों इतना अहम है। इसमें सबसे पहला होता है वर्जिश, 40 से 45 मिनट डेली वर्जिश, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। हमने कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना, आपने सिर्फ वो वर्जिश करनी होती है जो कि आप रेगुलरली कर सकते हैं। वर्जिश का ऊपर से लेके नीचे तक और बाहर से लेके जेनेटिक लेवल तक फ़ायदा होता है। आपके जो हार्मोन के साइकिल्स हैं वो बेहतर होते हैं, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बहुत बेहतर हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाता है, डायबिटीज़ ऑलमोस्ट रिवर्सल पे आ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बेहतरीन ट्रीटमेंट है, आपके हार्मोन्स और मेटाबॉलिक के जो साइकिल्स हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। जीन्स में इतनी हेल्दी चेंजेस आती हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सिर्फ अगर आप इसी बात पे लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी से जीन के लेवल पे क्या चेंजेस होती हैं, तो शायद आप अभी इस वीडियो और लिटरेचर रिव्यू के बाद वॉक करनी शुरू करें और सारी ज़िंदगी अपनी वॉक ख़त्म ना करें। जब हम उठते बैठते हैं, चलते हैं, तो हमारे जीन्स में इस तरह की चेंजेस होती हैं कि सबसे उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हमारे कैंसर का रिस्क बहुत कम हो जाता है और उसके साथ-साथ हमारा एजिंग का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है और एक्सरसाइज़ एक बड़ा ही पावरफुल मैकेनिज़्म है आपकी न्यूट्रिशन को आपके ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए। बहरहाल आपके गुर्दे के मर्ज़ की मैनेजमेंट और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने के लिए एक्सरसाइज से पावरफुल शायद ही कोई चीज़ हो। दूसरे नंबर पे आता है नींद। नींद 7 से 9 घंटे या इतनी नींद जिसमें जब आप जागें तो आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करें, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो अपना दिन स्टार्ट करने में। और ये नींद होनी चाहिए फुल नेचुरल डीप स्लीप रात के टाइम पे। जब आप अपनी नींद पूरी करते हैं तो आपके अगेन जो मेटाबॉलिक सारे साइकिल्स हैं वो बेहतर होते हैं। आपके अंदर जो बॉडी में हीलिंग का प्रोसेस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है नींद के दौरान। तो जब आप अपनी नींद डिस्टर्ब करते हैं तो ना सिर्फ आपके मेटाबॉलिक साइकिल्स ख़राब होते हैं, आपका हीलिंग का प्रोसेस बड़ा डिस्टर्ब होता है, वो बेशक दिमाग हो, बेशक गुर्दा हो, बेशक मसल्स हो। इन सब में खराबी बढ़ती है। फिर उसके बाद जो नए टिश्यू बनने होते हैं रिपेयर के बाद, नए सेल्स, नई ब्लड वेसल्स, नए मसल्स, वो नींद में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि नींद के दौरान बॉडी रिलैक्स होती है, ब्लड सप्लाई अज़ा को ज़्यादा जाती है, न्यूट्रिशन आपकी अगर ठीक है, उसमें हम नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, तो आपकी जो हेल्दी बॉडी है जिसको आपने मुकम्मल स्लीप दी है उसको हर तरह की इंजरी से रिकवर करने में और नए टिश्यू, नए सेल बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और क्योंकि गुर्दे के मरीज़ में गुर्दे के अंदर भी और बाकी जिस्म के अंदर भी इन्फ्लेमेशन का, एथेरोस्क्लेरोसिस का, तोड़-फोड़ का प्रोसेस चल रहा होता है, तो नींद से ज़्यादा सूदिंग किस्म का बाम कोई भी गुर्दे का मरीज़ अपने आप को नहीं दे सकता। फिर नींद से भी जेनेटिक लेवल पे हमारी चेंजेस होती हैं। हमारे जो अच्छे वाले जीन्स हैं वो सो जाते हैं अगर हम सही ना सोएं और जो हमारे बुरे वाले जीन हैं वो फिर जागते हैं अगर हम अपनी नींद को डिस्टर्ब करें। इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है और उसके अलावा बेतहाशा मेटाबॉलिक चेंजेस, मेटाबॉलिक डैमेजेस जिसमें वेट गेन, जिसमें भूख का ज़्यादा लगना, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बढ़ना, कॉर्टिसोल का ज़्यादा और ख़राब हो जाना, ये सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं। और एक मुकम्मल पैकेज है नींद की खराबी आपके गुर्दे के मर्ज़ को बढ़ाने के लिए। इन पावरफुल चीज़ों की लिस्ट में तीसरी आती है हेल्दी डाइट, जिसकी डिटेल में हमने नहीं जाना क्योंकि एक्चुअली ना गुर्दे के मर्ज़ में हेल्दी डाइट से कोई रिलेटेड डिटेल है ही नहीं। आप हर किस्म का खाना खा सकते हैं जो हेल्दी हो, हेल्दी मिकदार में हो और जो डैमेजिंग चीज़ें हैं वो आपने वैसे ही नहीं खानी, बेशक आप गुर्दे के मरीज़ हों या ना हों, जिसमें ज़्यादा आता है नमक और चीनी। इन दोनों को आपने कम या ख़त्म करने की कोशिश करनी है और बाकी जो नेचर ने सारी हेल्दी चीज़ें बनाई हैं, उनको एक मुनासिब मिकदार में अपने जिस्म और कैलोरीज़ को सामने रख के खाना है। और हर तरह की चीज़ खानी है क्योंकि हमारे पास मरीज़ आते हैं और वो सिंपली जब मुझे बताते हैं कि मेरा ये भी बंद कर दिया, मेरा ये भी बंद कर दिया, मेरा ये भी बंद कर दिया, तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि क्यों बंद किया,
किस वजह से बंद किया। अगर आप कोई भी नेचर की बनाई हुई हेल्दी ओरिजिनल चीज़ मुनासिब सेहतमंद मिकदार में लेते हैं तो मेरी समझ के मुताबिक कम से कम गुर्दे के मर्ज़ में किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन स्टेज 4 पर जाके भी आप हेल्दी अमाउंट में मुनासिब मिकदार में सारा कुछ खा सकते हैं। स्टेज 4 में भी जो आपकी मेन पाबंदी होती है वो होती है नमकियात पर। सॉल्ट आपने कम खाना है, चीनी आपने वैसे ही अवॉइड करनी है और उसके बाद पोटेशियम और फास्फोरस के इश्यूज आ जाते हैं। तो इन डाइट्स के मामले में आपने ज़रा ज़्यादा एहतियात करनी होती है कि जिन चीज़ों में पोटेशियम या फास्फोरस ज़्यादा है उसको नहीं खाना और उसका कोई अल्टरनेटिव ले लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई ऐसा फल पसंद है जिसमें ज़्यादा पोटेशियम है या फास्फोरस है, तो आप कोई उसकी जगह ऐसा फल ले लें जिसमें पोटेशियम और फास्फोरस कम है। लेकिन फल आप खाएँगे, सब्ज़ियाँ तो आप खाएँगे ही खाएँगे और हेल्दी अच्छी मिकदार में खाएँगे। तो जब आप अपनी डाइट को हेल्दी बनाते हैं तो आपके जिस्म में, आपकी खुराक में, आपके खून में वो सारे बेसिक एलिमेंट्स, वो सारे बेसिक अज्जा आ जाते हैं जिन्होंने आपकी बॉडी की हीलिंग में, बॉडी की ग्रोथ में, टिश्यू रिपेयर में हेल्प करनी होती है। और इस सेहतमंद ग़िज़ा के साथ जब आप अपनी वर्जिश और नींद को अच्छा लेके चलते हैं, तो एक मैजिकल किस्म का फ़ॉर्मूला होता है और आपकी सेहत इस तरह रहती है कि आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि गुर्दे का मरीज़ इतना सेहतमंद हो सकता है। इस तरह के एक मरीज़ के साथ मैं पॉडकास्ट कर चुका हूँ और आपने उनकी सेहत देखी। इसी तरह मैं अभी एक और मरीज़ को अगले हफ़्ते या उससे अगले हफ़्ते लेके आऊँगा, जिनकी सेहत स्टेज 5 होने के बावजूद भी बड़ी ज़बरदस्त है। वो डेली एक्टिविटी भी करते हैं, नींद का ख़्याल भी रखते हैं, अपनी ग़िज़ा का भी ख़्याल रखते हैं और स्टेज 5 पर जीएफआर 5, 6, 7, 8, 9 के साथ वो चलते फिर रहे हैं, लगे दौड़ रहे हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा कि गुर्दे का मरीज़ किस स्टेज पे है। वजह क्या है कि अपनी मैनेजमेंट अच्छी कर रहे हैं, अद्वियात मुकम्मल तौर पर लेते हैं और उनका जो लाइफ़स्टाइल है वो उन्होंने अपना बहुत हेल्दी लेवल का रखा हुआ है। इन शॉर्ट एक्सरसाइज़ और नींद के साथ-साथ एक और पावरफुल चीज़ जो आपको एक मैजिकल किस्म की ताकत दे सकती है मर्ज़ के दौरान, वो है आपकी अच्छी सेहतमंद खुराक। पाकिस्तान में मरीज़ों को इन 3 चीज़ों का समझाना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता। बेशक वो इस पर अमल करें या ना करें, लेकिन कम से कम उनको समझ आ जाती है कि वर्जिश क्या होती है, नींद क्या होती है या खुराक क्या होती है। जो चौथा और एक बहुत ही पावरफुल कंपोनेंट है, जिसकी पाकिस्तानी मरीज़ों को या पाकिस्तानी लोगों को समझ नहीं आती, वो होता है मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब हम पहली बात तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते और फिर अगर एक्सेप्ट कर भी लें तो हमें समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है। क्योंकि मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए, स्ट्रेस को बेहतर करने के लिए और अपने सोशल हेल्थ को बेहतर करने के लिए बड़ी डीप इनसाइड किस्म की चेंजेस चाहिए होती हैं। बाज़ औक़ात आपको नए दोस्त बनाने पड़ते हैं, नए पैटर्न ज़िंदगी में सेट करने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात आपको पिछले लोगों से जान छुड़ानी पड़ती है, अपना दिन एक नए तरीके से चलाना पड़ता है जो कि पाकिस्तान में इमेजिनेबल ही नहीं है। लोग इसको समझते हैं कि जी मैं बस फिर ये ठीक नहीं कर रहा, ये सही नहीं है। अपनी बेशक सेहत का बेड़ा गर्क हो जाए, गुर्दे का मर्ज़ आपको लेके लगा जाए, लेकिन आप वो बुरी कंपनी छोड़ नहीं सकते, वो चेंजेस सोशल कर नहीं सकते जिन्होंने आपकी सेहत में इज़ाफ़ा करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि आपका एक लाइफ़ पैटर्न है कि आप अपने काम को आखिरी मिनट तक छोड़ देते हैं, जो कि हर पाकिस्तानी का स्टैंडर्ड पैटर्न है। तो क्या होता है कि आपके स्ट्रेस में इज़ाफ़ा होता है। आपको लग रहा है कि मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा, लेकिन फाइनली स्ट्रेस भी हो रहा है और जब उस काम में आपको फेलियर होना है, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस होना है। लेकिन हम ये हैबिट चेंज नहीं करेंगे, अपने काम को टाइम पे नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हमने किसी के साथ कोई कमिटमेंट की है, तो हम उसको टाइमली पूरा नहीं करेंगे। फिर हम फ़ज़ूल कमिटमेंट करते जाएँगे। किसी के साथ अगर हमें नहीं करनी चाहिए कमिटमेंट, हम उसके साथ भी कर लेंगे। इसी तरह हमारी लाइन्स डिफ़ाइन नहीं है कि हमने कितना काम करना है, कितना रेस्ट करना है, कहाँ पे मैंने कह देना है कि यार ये बहुत हो गया। बेशक वो काम करने के मामले में हो, बेशक वो पैसे कमाने के मामले में हो, बेशक वो किसी से मिलने-मिलाने के मामले में हो और बेशक वो किसी से जान छुड़ाने के मामले में हो। हमारी बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन नहीं है।
फिर और बेतहाशा इश्यूज़ हैं जो हर वक़्त हमें स्ट्रेस में रखते हैं। हमारे दाएँ-बाएँ की नेगेटिविटी है, हमारा हमसाया, हमारा चाचा, मामा, कोई दोस्त आके आपको डिप्रेस करता रहेगा। आप ठीक-ठाक चल रहे हैं, फिर भी आपको परेशान करता रहेगा और आप भी उसको बाज़ नहीं करेंगे कि चाचा जी बाज़ आ जाओ या भाईजान बहुत शुक्रिया आपने बता दिया, अब आप फ़ारिग हो यहाँ से, आई नो बेटर, मैं कर लूँगा मैनेज। तो इन सारी वजूहात की वजह से होता क्या है कि हमारा जो स्ट्रेस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट आती नहीं है, लेकिन डीप डाउन स्ट्रेस हमारे गुर्दे को, हमारे सारे जिस्म को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। इससे आपकी मेटाबॉलिज़्म चेंज होती है, इससे आपके इमोशंस ख़राब होते हैं। आप ठीक-ठाक होते हुए भी समझते हैं कि मैं मर गया, मेरे पास है ही कुछ नहीं है, मेरे गुर्दे के मर्ज़ ने मुझे लेते जाना है। इवन दो कि आप हज़ार वीडियोज़ देख चुके हैं जिसमें आपको हर वीडियो वाले डॉक्टर ने तसल्ली दी है कि अगर आप गुर्दे के मर्ज़ की अच्छी मैनेजमेंट करेंगे, तो आपको कुछ नहीं होना। लेकिन आपने अपने आप के ऊपर नेगेटिविटी और नेगेटिव इमोशंस इतने हायल किए हुए हैं कि आप उस सर्कल में से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। इसको मैं कहता हूँ इमोशनल मैनेजमेंट या स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे बिलीव के साथ बाकी जो गुर्दे के मर्ज़ की सेहत को अच्छी करने वाली चीज़ें हैं, जिनमें हेल्दी लाइफ़स्टाइल में ग़िज़ा, वर्जिश, नींद और इसी तरह जो अद्वियात हैं, उनको पूरी पॉजिटिविटी के साथ लेकर नहीं चल पाएँगे। और जब आप इस सारी पूरी रेजिमेन को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएँगे, तो आपके गुर्दे के मर्ज़ की सेहत अच्छी नहीं होगी। तो गुर्दे के मर्ज़ की मैनेजमेंट के लिए आपने होलिस्टिक अप्रोच लेनी है। आपने दवाइयाँ भी लेनी हैं, जो कि इट्सेल्फ बड़ी पोटेंट और पावरफुल होती हैं, लेकिन आपने लाइफ़स्टाइल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ खा लें, दवाइयाँ आपका सिर्फ़ एक किस्म का रीसेट होगा कि अभी अगर आपका गुर्दे का मर्ज़ फ़र्ज़ करें कि लेवल 2 पे है, दवाइयाँ खा के वो कुछ महीने साल और निकालेगा, फिर लेवल 3 पे जाएगा, दवाइयाँ बढ़ेंगी, फिर लेवल 4 पे जाएगा, फिर दवाइयाँ और बढ़ेंगी। अगर आपने उसको पहले लेवल पे अर्ली स्टेज पे रोक के रखना है, तो दवाइयों और बाकी सारे टेस्टों के साथ-साथ आपने अपनी लाइफ़स्टाइल चेंजेस करनी हैं और आपको एक मैजिकल किस्म का, मोजज़ाती किस्म का स्लो डाउन नज़र आएगा अपने गुर्दे के मर्ज़ में। आपने इस सारी वीडियो के मैसेज को इस तरह सोचना है कि जो गुर्दे के मर्ज़ की दवाइयाँ हैं, वो हैं सिर्फ़ गुर्दे के मर्ज़ के लिए और जो आपकी लाइफ़स्टाइल चेंजेस हैं, वो आपके पूरे जिस्म को हील करेंगी। इस वीडियो के बाद आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है। आज से पहले आप अपने गुर्दे के मर्ज़ की मैनेजमेंट में लाइफ़स्टाइल को कितना वेट देते थे, कितनी इम्पोर्टेंस देते थे और क्या आपके जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, आपके जो गुर्दे के मर्ज़ के स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको लाइफ़स्टाइल पे स्ट्रेस करते हैं कि नहीं, कि अपनी आदतें भी चेंज करें, अपनी ज़िंदगी को भी सेहतमंद बनाएँ। आपने ये एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है और अपनी ओपिनियन ज़रूर देनी है। अगर आप लाइफ़स्टाइल चेंजेस को गुर्दे के मर्ज़ की मैनेजमेंट के साथ लेके चलते हैं, तो वो भी आपने मुझे बताना है कि आप क्या करते हैं। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।